वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र बीए 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए चैप्टर नंबर 1 के बारे में। आपको बता दूं, अगर आप 5th सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, 4th सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, एजुकेशन आपका सब्जेक्ट है और आपने 5th सेमेस्टर में उसको ले रखा है, तो आपको बता दूं कि एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, थर्ड ईयर में यही नियम है, एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना होगा। ठीक है, तो अगर आपने शिक्षा शास्त्र फाइनली एक प्रकार से चूज कर लिया है, शिक्षा शास्त्र आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। पहला पेपर ऑलरेडी मैं उसका सिलेबस और पेपर मतलब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ और इसका भी सिलेबस यानी पेपर 2 का भी सिलेबस मैं दे चुका हूँ। पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना था, शैक्षिक आकलन के बारे में, तो उसका चैप्टर नंबर 1 मैंने चर्चा कर दिया है। और इसके बारे में अगर बात की जाए तो पेपर 2 में आपको क्या पढ़ना है शिक्षा शास्त्र में। तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आधारित है किस पर, वो आधारित है खास करके सेकंड पेपर पर, यानी बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित होगा। आपको बता दूं 2024 में आप परीक्षा देंगे 5th सेमेस्टर की, चाहे 25 में दें, चाहे 26 में दें या आगे 27-28 में देंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक यह वीडियो आपके लिए प्रासंगिक होगा। ठीक है, आपको बता दूं कि अगर आप थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर में हैं, शिक्षा शास्त्र आपकी विषय वस्तु है, एजुकेशन, यानी जैसा कि आपको पता होगा कि शिक्षा शास्त्र जब आप 5th सेमेस्टर में लेते हैं या कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं तो एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और एक सब्जेक्ट आपको छोड़ना पड़ता है। 3 सब्जेक्ट जो आपके मेजर थे उनमें से एक सब्जेक्ट आपने छोड़ा होगा। तो शिक्षा शास्त्र अगर आपने फाइनली चूज कर लिया है तो पेपर नंबर 2 में आपको पढ़ना क्या है, उसमें शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में भैया? शैक्षिक सांख्यिकी के बारे में पढ़ना है, यानी एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि शैक्षिक सांख्यिकी। सांख्यिकी एक प्रकार से बात की जाए तो सांख्यिकी जो होती है ये शिक्षा शास्त्र में भी उपयोगी होती है, मनोविज्ञान में भी उपयोगी होती है, समाज शास्त्र के दृष्टि से भी उपयोगी होती है। सांख्यिकी की जरूरत हर एक विषय वस्तु में पड़ती है, क्योंकि गणना जो होती है या सार्डियन करना हुआ या एक प्रकार से तालिकाबद्ध करना हुआ या डाटा का कलेक्शन करना हुआ, सूचनाओं का इकट्ठा करना हुआ, तो ये तमाम प्रकार की जो जितनी भी गणनाएं वगैरह करनी पड़ती हैं, चाहे वो राजा महाराजाओं के यहाँ की बात कर लें आप। राजा महाराजाओं का मतलब क्या होता है? राजा महाराजा के यहाँ जैसे कि कुछ नियम कायदे चलने की जो एक प्रकार से चीज़ें होती थी, भाई कौन सा नियम किस कॉलम में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा, तो एक प्रकार से वर्गीकरण करने के लिए, सारणीयन करने के लिए, सारणीबद्ध करने के लिए, एक तालिका बनाने के लिए, एक प्रकार से चाहे स्तंभों की बात करें चाहे कॉलम की बात करें, सभी चीज़ों के लिए एक प्रकार से उपयोगी होती है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी मुख्य रूप से बहुत ही जरूरी एक प्रकार से टॉपिक है और सांख्यिकी एक ऐसी विषय वस्तु है जो कि सभी में एक प्रकार से अपने वर्चस्व को कायम किए हुए है। हर एक विषय वस्तु में एक प्रकार से अपने आप को एक प्रकार से घुसेड़ दे रही, मतलब कि सांख्यिकी के बिना आज वर्तमान में या आधुनिक समाज की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब जनसंख्या की गणना हम करते हैं तो वो भी सांख्यिकी विधि के द्वारा ही करते हैं। यहाँ तक कि हम किसी प्रकार का कोई लेखा जोखा होता है अर्थशास्त्र में जो करते हैं तो उसमें भी सांख्यिकी का प्रयोग ही हम करते हैं। इसके अलावा राजनीति विज्ञान की अगर बात करें तो राजनीति विज्ञान में भी आप देखते हैं तमाम प्रकार के जो मतदान की जो गणना होती है या मतदान वगैरह की सारी चीज़ें, वो सब हम एक प्रकार से कैटेगरी के माध्यम से, मतलब एक सांख्यिकी के ही विधियों का प्रयोग करके उन सभी का हम एक प्रकार से गणना करते हैं। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि सांख्यिकी जो होती है वो क्या है? सांख्यिकी जो है वो गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी किसका विज्ञान है भैया? सांख्यिकी जो है वो गणना का विज्ञान है। और इस बात को कहा किसने? इस बात को कहा बाउले महोदय ने। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो सांख्यिकी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ना है सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी की परिभाषा, सांख्यिकी की आवश्यकता क्या है, शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी का क्या महत्व है और सांख्यिकी की सीमाओं को देखेंगे। सांख्यिकी के प्रकार को भी हम समझ लेंगे हल, और इसके अलावा सांख्यिकी में जो प्रतीक कुछ प्रयोग होते हैं, जैसे सिग्मा क्या है, ठीक है, और एन का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब क्या होता है, एफ एक्स का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, या फिर जो है एक प्रकार से बराबर क्या होता है, बराबर का चिन्ह कैसे लगता है, ठीक है, और बराबर से ज़्यादा, बराबर से कम, मतलब कि डज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर के मतलब बराबर नहीं है, कई प्रकार के चिन्ह जो लगते हैं वो एक प्रकार से इसमें उसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। कुल मिलाकर के
इकाई नंबर 1 ही समाप्त कर देने वाले हैं हम आज के वीडियो के माध्यम से। इकाई नंबर 1 यानी यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना क्या है? यूनिट नंबर 1 में आपको एक प्रकार से सांख्यिकी का परिचय आपको जानना है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। इसमें सांख्यिकी का संक्षिप्त इतिहास आपको पढ़ना है। पहले सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषाएं पढ़नी है, सांख्यिकी की आवश्यकता, मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्व और सांख्यिकी के प्रकार, सांख्यिकी में प्रतीक और सांख्यिकी की सीमाएं, ये इतने चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं यूनिट नंबर 1 में। तो इसी का पूरा लेखा जोखा आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी आपके बोर्ड पर लिखी हुई है, तो ये पूरे के पूरे यूनिट नंबर 1 आप कह सकते हो, पूरी की पूरी इकाई एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा समय ज़रूर देना पड़ेगा और आप लोग बहुत कम संख्या में वीडियो देखते हैं, तो आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें। बहुत ही मेहनत करता हूं मैं आप लोगों के लिए। आप लोगों ने ही कहा कि सर जी क्लास चलवाइए। मैं इतनी मेहनत करके दिन रात मेहनत करता हूँ, आप लोगों के लिए क्लास चलवाता हूँ। बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। वास्तविकता यही है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के बाद में किसी दूसरे सब्जेक्ट में प्रवेश करना कितनी बड़ी मुश्किल का काम है, कितना बड़ा मुश्किल का काम है, वो शायद आपको ना पता हो, ठीक है। लेकिन वो बातें मुझे पता है। मुझे लगभग 16 से 17 सब्जेक्ट अकेले डील करना पड़ता है आप लोगों के लिए। तो आप लोग अगर कहते हैं तो मैं आपके वादों पर अगर खरा उतर रहा हूं, तो आप लोग देखने में वीडियो क्यों कोताही कर रहे हैं, पढ़ने में क्यों कोताही कर रहे हैं? जब परीक्षा आएगी तभी पढ़ेंगे, तब फिर कहेंगे कि सर जी जो है बस केवल यही बता दो कि जो आए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा भैया, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आप ही का घाटा है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से लगभग आपका 15 से 20 नंबर आपका तैयार हो जाएगा मात्र एक वीडियो से। सांख्यिकी टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एजुकेशन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें तो इम्पोर्टेंट है, आपका सोशियोलॉजी की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा ये अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी, मनोविज्ञान में भी, अलग अलग सब्जेक्ट में भी आपको सांख्यिकी पढ़ना पड़ेगा। तो उन सभी की दृष्टि से सांख्यिकी चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखिएगा तो कई सब्जेक्ट का एक प्रकार से ये कालजयी सब्जेक्ट आप मान सकते हो कि सभी, मतलब कि कालजयी सब्जेक्ट मतलब क्या होता है? कालजयी एक प्रकार से रचनाओं के लिए प्रयोग किया था, जो समय की सीमा को पार कर देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये है कि विषयजयी रचना है या विषयजयी विषय वस्तु मान सकते हो शैक्षिक सांख्यिकी को या सांख्यिकी को। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। सबसे पहली बात, सांख्यिकी के अर्थ को हम समझते हैं। सांख्यिकी का अर्थ क्या है? देखिए, स्टैटिस्टिक्स ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है स्टेटस और एक शब्द है मतलब कि क्या शब्द है यहाँ पर? स्टेटिस्टा, ठीक है, स्टेटिस्टा शब्द। तो स्टेटिस्टा जो शब्द है ये इटालियन भाषा का शब्द है, यानी इटली वाली जो भाषा है वहाँ का शब्द है। इटालियन भाषा का शब्द कौन सा है भैया? इटालियन भाषा का शब्द है मतलब कि जो स्टेटिस्टा जो शब्द है ये इटालियन भाषा का शब्द है और स्टेटस जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसके अलावा तो स्टेटस और इसको मिला करके आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आपका बनेगा स्टैटिस्टिक्स बनेगा, ठीक है। अब अगर देखें तो ये स्टेटस जो शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। स्टेटस का मतलब सीधा सीधा होता है स्थिति या राज्य, ठीक है। स्टेटस का मतलब शुरुआत में वही होता है। तो स्टेटस लैटिन भाषा का शब्द है, मतलब कि स्टेटिस्टा जो शब्द है इटालियन भाषा का शब्द है। इन दोनों से मिलकर के स्टैटिस्टिक्स शब्द बना है। तो ऑब्जेक्टिव में कई प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा एक दूसरा शब्द भी है, दूसरे विद्वान कुछ हैं जो बताते हैं कि भाई जर्मन भाषा का एक शब्द है, वो शब्द कौन सा है? स्टैटिस्टिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टैटिस्टिक ये शब्द है। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग देखें, STA यानी स्टेटी यानी आई, स्टेटिस्टिक, ठीक है, यानी STIK। और इस में स्पेलिंग देखेंगे STATISTICS। ये स्टैटिस्टिक्स शब्द है जो एक प्रकार से सांख्यिकी का द्योतक है, सांख्यिकी के बारे में बोध करवाता है, ठीक है, जिसका हिंदी रूपांतरण है सांख्यिकी, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का ही हिंदी रूपांतरण क्या है? सांख्यिकी शब्द है। तो ये हो गया इसका अर्थ, ठीक है। इसका अर्थ क्या हो गया? अच्छा, ये तो शब्दों से मिलकर के बना, जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मनी की भाषा का। इसका मतलब होता है राज्य या राजनीतिक कार्य। राज्य या राजनीतिक कार्यों से तात्पर्य है इसका, ठीक है। अब राजनीतिक कार्य या राज्य से तात्पर्य इसलिए है क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था? प्राचीन समय में प्राचीन काल में इसी सब्जेक्ट को यानी सांख्यिकी को अगर बोले अकेले तो सांख्यिकी को क्या बोलते थे? सांख्यिकी को प्राचीन काल में राजनैतिक अंक गणित के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जानते थे भैया? सांख्यिकी को प्राचीन काल में बहुत समय पहले हम लोग मतलब उसको सांख्यिकी को क्या बोलते थे?
राजनीतिक अंकगणित बोलते थे। क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा सब्जेक्ट तो थे नहीं, राजा महाराजा हुआ करते थे। अब राजा महाराजाओं के यहाँ पर मुनीम और मुंशी हुआ करते थे। वो लोग एक प्रकार से लेखा जोखा रखते थे, कहाँ का सूबा, कहाँ का कितना वेतन घोड़े वाले को देना है, कितना किसको देना है, सारा डिटेल जो है वो रखते थे। उसी डिटेल रखने वाले शास्त्र या विज्ञान को हम अंकगणित या राजनीतिक अंकगणित कहा करते थे उस समय प्राचीन काल में जब राजा महाराजा हुआ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, समय बदलता गया। अब यहीं से आपका इतिहास शुरू हो जाता है, सांख्यिकी का इतिहास। अब धीरे धीरे प्राचीन काल में राजनीतिक अंकगणित इसको कहा जाता था। फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जब सांख्यिकी के इतिहास पर आप चर्चा करेंगे तो फिर धीरे धीरे होता ये है कि जो है जैसे जैसे राज्यों के आय व्यय, जन्म मृत्यु दर, सैनिक शक्ति का ब्यौरा हुआ, जनसंख्या के बारे में बात करना हुआ, या एक प्रकार से आप देखते हैं कि प्राचीन काल में इसको इसीलिए राजनीतिक अंकगणित कहते थे क्योंकि जन्म और मृत्यु दर बताता था सांख्यिकी, आय व्यय की गणना करी जाती थी राज्य के सांख्यिकी के द्वारा ही, सैनिक शक्तियों का ब्यौरा, जनसंख्या का ब्यौरा, ये सारी चीज़ें की जाती थी। फिर इसके बाद में ईसा से भी पहले माना जाता है सांख्यिकी का इतिहास की शुरुआत हो जाती है। लेकिन मूल रूप से अगर देखिएगा, संभवतः अगर बात करें तो एक व्यक्ति है, उनका नाम है भैया गॉटफ्रायड एकेनवाल, ठीक है, एकेनवाल, ये नाम किसका है, गॉटफ्रायड एकेनवाल। ये एक प्रकार से एक मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले 1750 ईस्वी में स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किया। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आप बताएंगे गॉटफ्रायड एकेनवाल ने किया। कब किया आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 1750 ईस्वी में उन्होंने सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग करके इस जो राजनीतिक अंकगणित पहले कहते थे उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने मेरे भाई स्टैटिस्टिक्स कहा, जिसको हिंदी में हम लोग सांख्यिकी के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में गिलफोर्ड महोदय आते हैं, ठीक है। गिलफोर्ड महोदय भी एक प्रकार से बड़े जबरदस्त विद्वान हैं और ये कहते हैं, गिलफोर्ड महोदय इसकी उत्पत्ति बताते हैं कि ये जुआरियों के खेल से हुई है। किसके खेल से हुई है, जुआरियों के खेल से। किसकी उत्पत्ति हुई भैया, स्टैटिस्टिक्स शब्द की उत्पत्ति, मतलब स्टैटिस्टिक्स की या सांख्यिकी की उत्पत्ति कैसे हुई है, जुआरियों के खेल से हुई है। चूंकि जुआरियों ने संभावना के नियमों को समझने और इस संबंध में नए नियमों को ढूंढने व बनाने का प्रयास भी किया, और वास्तव में इसका विकास अगर बात की जाए तो इसका विकास किसने किया था, बार्नौली महोदय ने भी किया। बार्नौली महोदय की अगर बात करें तो बार्नौली महोदय की बात करें तो ये भी विद्वान है, ये भी एक प्रकार से स्टैटिस्टिक्स शब्द के बारे में अपने मंतव्य देते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और इनका जो समय काल रहा है बार्नौली का, वो 1654 ईस्वी से लेकर के 1705 ईस्वी का समय काल रहा है। तो इन्होंने स्टैटिस्टिक्स शब्द यानी सांख्यिकी पर एक प्रकार से गहरा शोध किया, सांख्यिकी के बारे में जानकारी दी। इसके बाद में समय बीतता रहता है और इसी प्रकार से विद्वान आते रहते, जैसे कि डी मोवायर महोदय आते हैं। 1667 में एक प्रकार से जन्म होता है, 1754 में मृत्यु होती है। इस बीच में इन्होंने सांख्यिकी के बारे में अपनी विचारधारा दी। इसके बाद में लाप्लास महोदय आते हैं। लाप्लास महोदय आपको बता दूं कि भूगोलवेत्ता भी रहे हैं अच्छे खासे। तो लाप्लास महोदय 1749 से लेकर के 1827 तक एक प्रकार से ये भी सांख्यिकी के ही पहलुओं का गणना अध्ययन ये सब किया करते हैं। इसके बाद में गॉस महोदय आते हैं 1777 से लेकर के 1855 ईस्वी की बात है। इसके अलावा इसके बाद में अगले विद्वान है क्वेटलेट की बात की जाए 1796 से 1874 ईस्वी। इसके अलावा ये सब एक प्रकार से जिनका नाम मैंने क्वेटलेट, गॉस, लाप्लास और डी मोयायर, ठीक है, मोयायर, ये सब लोग एक प्रकार से जो है राज दर्शन की बात करते हैं और राज दार्शनिक हैं। तो एक प्रकार से ये शिक्षा दर्शन या राज दर्शन की बात करते हैं इतने विद्वान। इसके बाद में कुछ आधुनिक विद्वान आते हैं, जैसे कि गाल्टन महोदय हो गए, कार्ल पियर्सन हो गए, प्रोफेसर माहाल नोबिस हो गए, डॉक्टर बाउले हैं, आई फिशर हैं और बोर्डिंगटन है। बोर्डिंगटन की अगर बात की जाए तो बोर्डिंगटन महोदय एक प्रकार से कहते हैं कि सांख्यिकी अनुमानों व संभावनाओं का विज्ञान है, ये है बोर्डिंगटन। तो ये सब एक प्रकार से फिशर और बोर्डिंगटन, डॉक्टर बाउले, एक प्रकार से प्रोफेसर महाल नोबिस, कार्ल पियर्सन और गाल्टन, ये सब आधुनिक विद्वान हैं और एक प्रकार से 19वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी के विद्वान हैं, जिन्होंने एक प्रकार से सांख्यिकी पर एक प्रकार से अध्ययन किया और सांख्यिकी के नियम वगैरह को दिया है। तो इस प्रकार से ये सारे विद्वान जो हैं कुछ सांख्यिकी से रिलेटेड रहे हैं। इसके इतिहास
को मैंने इस प्रकार से कुछ बताया कि भाई इतने इतने समय तक ये सभी लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इन सभी लोगों का नाम भी इंपॉर्टेंट नहीं, बस थोड़ा बहुत आप एक आध दो लोगों का नाम अगर ध्यान रखें तो रख सकते हैं। बाकी इस प्रकार से चला। वास्तव में आपको नाम ध्यान रखना होगा किसका, गॉडफ्राइड एकेनवाल का, जिन्होंने सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में स्टैटिस्टिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। और गिलफोर्ड जो कि इसको जुआरियों का खेल कहते हैं। तो आपसे पूछेगा स्टैटिस्टिक्स को जुआरियों का खेल किसने कहा, तो बताएंगे कि गिलफोर्ड ने कहा। और इसकी उत्पत्ति को जुआरियों के खेल से उत्पत्ति माना है किसने, गिलफोर्ड ने। ठीक है, क्योंकि वो लोग एक प्रकार से पूरा लेखा जोखा जो जुआ वगैरह खेलते थे, कैसे क्या करते थे, उसकी गणना वगैरह करने में इसका उपयोग किया करते थे। तो इस प्रकार से ये हो गया। तो अब आपकी समझ में आ गया है अर्थ और इसका इतिहास, संक्षिप्त इतिहास। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इसकी विषय मतलब की परिभाषा। देखिए इसकी परिभाषा को देते हुए सबसे पहले एक विद्वान है, उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। आपको बता दूँ इसमें जैसे कि राज्य की जनसंख्या के बारे में, राज्य की शक्ति, जन्म दर, मृत्यु दर, राज्य की आमदनी, खर्च, इन सभी संबंधी जानकारी रखनी पड़ती थी पहले शुरुआत में। तो एक प्रकार से ऐसे इसका उपयोग होता गया। फिर धीरे धीरे एक प्रकार से क्या हुआ, सांख्यिकी का क्षेत्र फैलने लगा, विस्तृत होने लगा। और यह मात्र एक राजनीतिक विषय ना रह करके इसका उपयोग जो होने लगा आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए भी फैल गया। और वर्तमान में इसका प्रयोग ज्ञान की सभी शाखाओं जैसे कि विज्ञान में, गणित में, मनोविज्ञान में, शिक्षा शास्त्र में, समाजशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। खास करके मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र में बहुत ज़बरदस्त प्रयोग हो रहा है। विज्ञान और गणित में तो हो ही रहा है। आज डॉक्टर से लेकर के रिसर्चर तक, शिक्षक से लेकर के क्रिकेटर तक, इंजीनियर तक, सब जो है सांख्यिकी से अछूते नहीं रहे हैं। सांख्यिकी के बारे में अपने मतलब एक प्रकार से सांख्यिकी के बिना एक प्रकार से उनके नियम कायदे चल ही नहीं सकते हैं। तो ये है सांख्यिकी के बारे में कुछ बातें। हालांकि अगर मैं परिभाषाओं को समझूं तो एक विद्वान है फर्ग्यूसन महोदय। फर्ग्यूसन 1971 में परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि यंत्र की शाखा है और इसका संबंध सर्वेक्षणों व प्रयोगों के आधार पर प्राप्त आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवेचन व व्याख्या से होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या संबंधी संख्यात्मक विशेषताओं का वर्णन करना होता है और इस विषय के संबंध में अनुमान लगाना होता है। कुल मिलाकर के इसका मतलब होता है कि कोई जो है इकट्ठा चीज़ों को हमको कोई शोध करना है किसी मुद्दे पर, जो डाटा होता है हमको मिलने से किसी मुद्दे पर आपको शोध करना है। अब आपको अगर शोध करना है किसी मुद्दे पर तो आप क्या करेंगे, आप डाटा इकट्ठा करेंगे कि शोध हमको कैसे कैसे करना, सारी ब्यौरा आप इकट्ठा करेंगे। ठीक है, वहाँ गए, वहाँ से जानकारी ली, वहाँ गए, वहाँ से जानकारी ली, मतलब अलग अलग स्थानों पर गए और अलग अलग स्थानों से आपने जानकारी ग्रहण करी। अब उस जानकारी को डाटा बोलते हैं। अब उस डाटा का कलेक्शन आपको करना है, डाटा का वर्गीकरण करना है, डाटा को सारणी में फिट करना है, ताकि अच्छे तरीके से फिर से अगर खोले तो समझ में आए कि भाई फला दिन मैं इस यहाँ पर गया था, फलाने दिन उस जगह पर गया था, उस दिन उस जगह पर गया था, वहाँ पर ये घटनाएं घटित हुई थी, वो घटनाएं इस कालखंड की हैं, वो घटनाएं उस कालखंड की हैं। ये सारा का सारा ब्यौरा आपको ध्यान नहीं रहता है, या अगर घाँच पाँच करके लिखेंगे, इधर उधर लिखेंगे तो नहीं सही रहेगा। जब क्रमबद्ध तरीके से आप सुव्यवस्थित ढंग से लिखेंगे तो सुव्यवस्थित ढंग और क्रमबद्ध तरीके से लिखने की जो कला होती है वही होती है सांख्यिकी। सांख्यिकी में खास करके आप देखते हैं 3-4 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ तो आपका जैसे कि सबसे पहली बात बहुलक समझते हैं, जैसे कि कोई शब्द अगर कोई अंक बार बार आता है किसी एक प्रकार से लाइन में या किसी श्रेणी में या किसी एक प्रकार से आप देखते हैं कोई भी संख्या की लाइन है एक, उसमें कोई शब्द जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 3 फिर 6 फिर 3, तो 3 शब्द इसमें इस श्रेणी में कई बार आया है। तो 3 क्या है, दी गई श्रेणी का बहुलक है। इसी प्रकार से मध्यमान, ठीक है, यानी कि समांतर माध्य और माध्यिका, और एक प्रकार से बहुलक यानी बहुलक, माध्य और माध्यिका, ये 3 चीज़ें जो होती हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें एक प्रकार से होती हैं, जो कि सांख्यिकी में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती। तो इन चीज़ों को भी हमको पढ़ना आगे चल करके। ठीक है, तो इन सभी के माध्यम से हम डाटा को एक प्रकार से इकट्ठा करते हैं और अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं, ताकि बाद में देखें तो हमको पता चले कि भाई सारी चीज़ें किस तरीके से हमने इकट्ठी करी थी और इसका क्या उद्देश्य था। सारी चीज़ें एक सारणी में लिखी होती हैं। सबसे इसके बाद में जो परिभाषा देते हैं, सबसे ज़बरदस्त परिभाषा वो है कैंडाल और बकलैंड की। कैंडाल की एक पुस्तक है द एडवांस थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, 1963 में इसका प्रकाशन होता है इस पुस्तक का। और इसी पुस्तक में एक प्रकार से कैंडाल की ही पुस्तक है, कैंडाल और बकलैंड कहते हैं, और बकलैंड समर्थन भी करते हैं। बकलैंड और कैंडाल कहते हैं सांख्यिकी की परिभाषा को देते हुए कि सांख्यिकी जो है प्रदत्तों के संग्रह
उनके विश्लेषण। प्रदत्त माने क्या होता है, प्रदत्त एक प्रकार से जो हमको डाटा दिया गया है, जो हमको जानकारी दी गई है, जो हमको एक प्रकार से प्रदत्त माने जो हमको प्राप्त है, ठीक है, प्राप्त है। जैसे मान लेते हैं कई मार्कर हैं। अब मैं 1 मिनट आपको समझा दे रहा हूँ एक उदाहरण के माध्यम से, अभी सांख्यिकी आपके समझ में तुरंत आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं ये मार्कर और डस्टर, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा बहुत मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ताकि जो है आपको कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर इतने मार्कर हैं, देखें ये यहाँ पर इतने मार्कर हैं, देखिए मार्कर हैं और बीच में क्या ये डस्टर है। अब देखिए ये मार्कर और ये डस्टर, अब ऐसे इसको घाँच पाँच करके ऐसे रखा है, ये तो मान लो थोड़ा है तो इसको ऐसे घाँच पाँच करके रखा, तो इसको आपको ढूंढने में कि भाई काला मार्कर कौन है, नीला मार्कर कौन है, लाल मार्कर कौन है, दिक्कत होगी जब आप ऐसे इसको रखेंगे। लेकिन अब इसी को क्या कर दें, एक श्रेणी में कैसे सजाना है कि भाई देखिए काला काला मार्कर जो है, या फिर आपको डस्टर करना, तो डस्टर को मैंने अलग कर लिया। अब ये डस्टर है, इसको मैंने अलग कर लिया, एक श्रेणी में मैंने डस्टर रख दिया, ठीक है, ये डस्टर अलग हो गया। अब डस्टर मैंने अलग श्रेणी में, एक श्रेणी में डस्टर को रख दिया। फिर मैंने देखा कि अब इसको बांटना है, तो ये डाटा प्रदत्त क्या है, प्रदत्त माने जितना चीज़ हमको वस्तुएं प्राप्त हैं ये हमको प्रदत्त है, प्रदत्त इसी को बोलते हैं। तो प्रदत्त है, मैंने इसको प्रदत्तों को उठा लिया। तो प्रदत्तों का क्या है, प्रदत्तों के संग्रह, प्रदत्तों का संग्रह, चूँकि कई सारी चीज़ें हमको इकट्ठे मिल जाएंगी, कई डाटा कई जानकारी इकट्ठे मिल जाएंगी, तो उसी प्रदत्तों के संग्रह को और उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का जो विज्ञान होता है वही होता है सांख्यिकी। अब विश्लेषण करेंगे इसका कि भाई ये तो भाई मिटाने वाला है, यानी कि ये डस्टर है, तो इसका मैंने क्या किया, इसका विश्लेषण किया कि भाई ये वस्तु क्या है। मैंने देखा इस पर लकड़ी लगी है और इस पर ऊपर जो है वो सब लगा हुआ है, फार्म वाम लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है मिटाया जाता है, जो भी कुछ है लगा है। तो इसका विश्लेषण किया हमने। अब निष्कर्ष निकाला कि अगर इसको हम अलग रखेंगे तो ये बाद में फिर हमको मिटाने के काम आएगा। तो मिटाने निष्कर्ष क्या निकला कि मिटाने के काम आएगा। इसको मैंने एक श्रेणी में बांट दिया, ठीक है। अब इसी का अध्ययन करता। दूसरा अध्ययन क्या हो गया, स्टैटिस्टिक्स में देखिए, अब मान लेते हैं इसमें मार्कर हमको देखना है। आप देखिए काला मार्कर हमको प्राप्त होना, तो इसका मैंने विश्लेषण किया, भाई काला मार्कर है, काला चलता है, ये हेडिंग लिखने के लिए मैंने इसको रख लिया, तो ये 4 काला मार्कर हो गया। इसको मैंने एक प्रकार से अलग श्रेणी में रख लिया। फिर देखा मैंने कि हमारे पास अब 2 बच रहे हैं, किसके, अब 2 बच रहे हैं हमारे पास नीला मार्कर। अब नीला मार्कर को हमने एक श्रेणी में रख लिया, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास अब बच रहा है लाल और हरा मार्कर। अब मैंने 2 ही बच रहा, तो एक श्रेणी में मैंने लाल मार्कर को रख दिया और एक श्रेणी में हमने हरे मार्कर को लिख दिया। अब कितनी श्रेणियाँ बन गई आपकी, अब बन गई भाई 1 2 3 4 और 5 श्रेणियाँ बन गई। अब हमको डस्टर उठाना है, मिटाना है, तुरंत डस्टर उठाया मिटा दिया, ठीक है। हमको काले मार्कर से लिखना है, मैंने काला मार्कर उठा के लिख लिया तुरंत, अभी ढूंढना नहीं पड़ेगा। हमको नीले मार्कर से लिखना, तुरंत नीला मार्कर मिल गया हमको, ठीक है। हमको एक प्रकार से लाल मार्कर मिल गया। हमको हरे मार्कर से लिखना है। अब यहाँ पर आपसे क्यों कोई पूछे कि दी गई श्रृंखला में आपसे पूछे, आपको कई सारी चीज़ें मिल गई थी, आप पूछे कि काले मार्करों की संख्या बताओ, चूंकि आपने सार्डियन कर लिया है तुरंत बता देंगे भाई 4 काले मार्कर हैं। आपसे पूछेगा डस्टर कितने थे, तो आप बताओगे 2 डस्टर, चूंकि 2 डस्टर आपने पहले से अलग से क्रमबद्ध कि भाई इनकी संख्या 2 है। आपसे पूछेगा नीले मार्कर की संख्या, तो आप बताओगे 2 है, क्योंकि पहले से आपने उसको फिट कर लिया है। तो यही पहले से आपने जो प्रदत्त मिला था उसी संग्रह को आपने क्या कर लिया, उसी संग्रह का आपने विश्लेषण किया और उसी का निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष निकालने के बाद में उसको एक सारणी में आपने फिट करके उसको स्थान दे दिया, एक क्रमबद्ध रूप से उसको सजा दिया चार्ट में। आपका क्लियर काम हो गया। यानी यही विज्ञान होता है आपका, यही सांख्यिकी का काम होता है कि यही चीज़ों को एक सरल तरीके से समझने का आपको तरीका बताता है। समझ में आ गई चीज़ें, निश्चित तौर पर आपके समझ में आई हुई होंगी। चलिए, तो ये हो गया आपका सारी चीज़ें जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, तो आपकी समझ में निश्चित तौर पर आई हुई होंगी, बहुत सारी बातें आई हुई होंगी, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई चीज़ें। अच्छा, इसी में एक चीज़ मैंने और नहीं बताया था। अब उसमें पूछता कि भाई दी गई श्रेणी में कितने बहुलक कौन है। अब बहुलक चूंकि 4 काले मार्कर थे, तो बहुलक की संख्या में कौन है, मार्कर, यानी 4 मार्कर है, वही बहुलक है। क्लियर। चलिए, तो ये हो गया एक प्रकार से कैंडाल और बकलैंड की परिभाषा। क्या कहा कि सांख्यिकी जो होती प्रदत्तों का संग्रह, उनके विश्लेषण तथा निष्कर्ष निकालने का विज्ञान है। ये मैंने आपको बता दी। इनकी पुस्तक क्या थी, मैंने आपको बताया था द एडवांस थियरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इनकी पुस्तक है। 1963 में यह पुस्तक प्रकाशित होती है। MG कैंडाल की पुस्तक है, उसी में परिभाषा बताई गई है। क्लियर।
इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं आपके, बड़ी छोटी परिभाषा देते हैं, बाउले महोदय। ये सब आधुनिक विद्वान हैं। बाउले कहते हैं कि सांख्यिकी जो होती है वो गणना का विज्ञान है। गणना माने होता है गिनती करना। गणना माने क्या होता है भैया? गिनती करना। ठीक है, समझ में आ रही चीजें? बिल्कुल। तो गिनती करना इसका मतलब होता है गणना का। तो सांख्यिकी जो है वो गणना का क्या है? विज्ञान है, यानी एक साइंस है। ठीक है। अच्छा, इन विद्वानों के अनुसार एक चीज कॉमन है इन तीनों विद्वानों में, चूंकि आधुनिक विज्ञान मतलब आधुनिक विद्वान जो है इसको विज्ञान मानते हैं, सांख्यिकी को एक विज्ञान मानते हैं। पहले विद्वान यानी कि कंडाल और बकलैंड भी इसको विज्ञान मानते हैं। ठीक है, बाउले महोदय भी इसको एक प्रकार से विज्ञान मानते हैं। देखिए विज्ञान इनके में भी है परिभाषा में, और यहाँ पर भी विज्ञान है, यानी जो परिभाषा भी देंगे कौन? बोर्डिंगटन। बोर्डिंगटन क्या कहते हैं भाई? बोर्डिंगटन जो है इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि सांख्यिकी जो है वो अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। अनुमानों और किसका? संभावनाओं का क्या है? अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। कौन सा भी मतलब कि सांख्यिकी किसका विज्ञान है? अनुमान का और संभावनाओं का। क्लियर? एक मिनट रुकेंगे। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि भाई देखिए प्रश्न क्या है? सांख्यिकी किसका विज्ञान है? गिनती करने का विज्ञान है, गणना करने का विज्ञान है, बाउले कहते हैं। बोर्डिंगटन कहते हैं कि सांख्यिकी जो है अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। तो कुल मिलाकर के तीनों परिभाषाओं में एक बात तो कॉमन है कि ये सभी लोग विज्ञान मानते हैं, यानी निर्विवाद है कि भाई जो ये है यानी कि सांख्यिकी है वो विज्ञान की श्रेणी में आता है। लेकिन जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान है, जिस प्रकार से केमिस्ट्री है, जिस प्रकार से गणित है, वैसा नहीं है, एग्जैक्ट वैसा नहीं है, लेकिन हाँ इसको विज्ञान की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। क्लियर? सांख्यिकी एक विज्ञान है, ये बात तो क्लियर हुई, यानी प्रकृति इसकी कैसी है? वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। क्लियर? तो यहाँ तक आपने बात समझ लिया। ठीक है, क्या बात समझ लिया? सांख्यिकी का अर्थ समझा, इतिहास समझा और उसकी परिभाषा को समझ लिया। अब हम समझेंगे सांख्यिकी की आवश्यकता कि आखिरकार सांख्यिकी की आवश्यकता हमको है क्या। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर और लाइक करेंगे, सेशन को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए, सांख्यिकी की आवश्यकता, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, समझते हैं भाई। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर देखिए, सांख्यिकी की आवश्यकता हमको होती है तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने में सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। तथ्यों को किस रूप में प्रस्तुत करने के लिए? संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने के लिए। एक बात समझिए, सांख्यिकी जो होती है वो एक साधन है, साध्य नहीं है। सांख्यिकी क्या है? एक साधन है, साध्य नहीं है। इसलिए सांख्यिकी के द्वारा निकाले गए जो चीज़ें होती हैं कभी कभी गलत भी होती हैं, अभी हम लोग इसकी सीमाओं में समझेंगे। तो सांख्यिकी जो होती है एग्जैक्ट एकदम से सही बात जरूर बताती है, लेकिन जब उसकी विधिवत तरीके से एक प्रकार से चीज़ें होती है, यानी कि जब जो है एक प्रकार से तथ्यों का संख्यात्मक रूप में प्रस्तुतिकरण होगा और अच्छे तरीके से होगा, सही तरीके से होगा, तो अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। तो सांख्यिकी की आवश्यकता होती है तथ्य यानी जानकारी, जो फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो फैक्ट्स होते हैं, जो फैक्ट्स चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को संख्यात्मक रूप में मतलब एक प्रकार से नंबरिंग करके कि ये फैक्ट नंबर 1, फैक्ट नंबर, जैसे मैंने लिखा 1, 2, इस प्रकार से मैंने आवश्यकता को एक कैटेगरी में बांट लिया है, तब आपको आसानी से समझा सकता हूँ और आपको समझने में भी आसानी होगी कि भाई ये सांख्यिकी की आवश्यकता है। ये सांख्यिकी का एक प्रकार से महत्व है मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में, इतना पॉइंट। ठीक है, कौन सा महत्व? पहला महत्व, दूसरा महत्व, तीसरा महत्व, एक नंबरिंग करके। तो यही करता है सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या करता है? तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करने में आवश्यकता होती है इसकी, सबसे पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता होती है इसकी मेरे भाई, आंकड़ों के सरलीकरण करने में। चूंकि क्या होते हैं, जो आंकड़े हमको दिए जाते हैं या आंकड़े जो हमारे पास मौजूद होते हैं, कभी कभी वो आंकड़े बहुत ही जटिल होते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं। रेखा चित्र माध्यम से एक प्रकार से उसको या अन्य माध्यम में एक प्रकार से मतलब कई बहुत फैले हुए बिखरे हुए होते हैं कि जिसको आप अगर देखें तो उसको सजाने में बड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, मतलब उसको एक प्रकार से इकट्ठा करने में, उसको समझने में बड़ा टाइम लगेगा। तो सांख्यिकी क्या करता है? उन्हीं सभी जटिल और कठिनाई से युक्त तथ्यों को इकट्ठा करता है। और इकट्ठा कैसे करता है? सरल रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसको इकट्ठा करके लिपिबद्ध करके, श्रेणीबद्ध करके उसको आसानी से हमारे समक्ष, यानी कि जब आप दोबारा, मैंने आपको बताया कि जब मैंने इतना चीज़ लेकर के आपके समक्ष मैंने दिखाया और उसको फिर एक लाइन में कर दिया, तो एक सरल तरीका हो गया हमें उसको समझने में कि भाई क्या क्या चीज़ें रखी। जैसे कि आपके पास आपकी जेब में रखे हैं 100 रुपये। अब उस 100 रुपये में आपके पास जो है
मान लेते हैं कि 5 नोट जो है 5-5 के पड़े हुए हैं, उसी में जो है 4 नोट आपके 10-10 के पड़े हुए हैं, इसी प्रकार से 2-2 के 5-6 नोट पड़े हुए हैं, 1-1 के 10-12 नोट पड़े हुए हैं, इसी प्रकार से 50 का जो है एक नोट पड़ा हुआ है, 20 का एक नोट पड़ा हुआ है। तो ऐसे आप मान लीजिए कि भाई 100 ज़्यादा रुपए हैं, तो पूरा अगर जोड़ेंगे आप तो इकट्ठा तमाम रुपए आप जेब में रखे हुए हैं। अब आपको निकालना पड़े जेब में से कि भाई हमको जो है 10 रुपए का जेब मतलब कि नोट निकालना है। अब चूंकि आपके जेब में इतने सारे नोट पड़े हुए हैं तो 10 रुपए का नोट आप आसानी से देख करके नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर वही पैसा आप 10-10 की जो गड्डियाँ है, 10-10 की गड्डी एक जेब में इस जेब में रख लिया, 20-20 की गड्डी इस जेब में रख लिया, ठीक है, 50 की गड्डी पीछे वाले में रख लिया, 100 की गड्डी आगे वाले में रख लिया, ठीक है। इसी प्रकार से आपने अगर सभी जो है नोटों को अलग अलग कैटेगरी में अपने पर्स में अलग अलग स्थानों पर रखा हुआ है तो तुरंत आप जो है निकालेंगे, भाई 50 लेना है, लो 50 रुपया, 100 लेना है, लो 100 रुपया, 20 लेना है, ये लो 20 रुपया, ठीक है, 10 लेना है, ये लो 10 रुपया। इस प्रकार से निकाल करके दे देंगे। नेता मंत्री क्या करते हैं, जब कभी आप चुनाव वगैरह आता है तो आप अगर कभी देखे होंगे तो जो नेता मंत्री होते हैं जब वो जो जेब से नोट निकालते हैं कभी कभी देखिए तो नेताओं के नोट से मतलब निकलते हैं तो वो जेब से निकलते हैं तो जैसे मान लेते हैं उनको 500 रुपये निकालना तो 500 की ही नोट निकलेगी, 2000 वाली नहीं निकलेगी, इतना ज़्यादा अनुभव होता है। तो वही चीज़ चूँकि आपने एक ही जेब में रखा तो घाँच पाँच है सब उसी में, अब उसको एक अलग अलग तरीके से आपने रख लिया, एक श्रेणी में कर दिया, तो वही काम सीधा करता है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो है आंकड़ों को हमारे समक्ष सरलीकरण करने में, मतलब आंकड़ों को सरल तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है और इसके बाद में हम उसको आसानी से समझ पाते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आवश्यकता है इसकी सांख्यिकी में आंकड़ों की, वो आवश्यकता है सहसंबंध का वर्णन करने में। सहसंबंध का वर्णन करने का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से कभी कभी क्या होता है जो है जब क्या होता है कि दो चरों के बीच में संबंध स्थापित करने की बात होती है तब एक प्रकार से इसकी आवश्यकता पड़ती सांख्यिकी की। जैसे कि दो चरों के मतलब या आंकड़ों के सहसंबंध का वर्णन करने का मतलब क्या होता है, कोलाब्रेशन या कोलरेशन की बात होती है जब, यानी सांख्यिकी विषय से संबंधित किन्हीं दो तथ्यों की तुलना करके उसके मध्य सहसंबंध का वर्णन करना। जैसे हम हाई स्कूल के विद्यार्थी की सृजनात्मकता तथा बुद्धि लब्धि के बीच सहसंबंध का आकलन करके निष्कर्ष निकालते हैं, तो एक प्रकार से आंकड़ों के सहसंबंध का वर्णन उस समय करने में आवश्यकता होती है। इसके अलावा यानी दो चीज़ों की तुलना करने में, किसी दो व्यक्तियों की तुलना करने में, मतलब हालांकि ये व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता है, समूहों का अध्ययन करता है, वर्गों का अध्ययन करता है सांख्यिकी, ठीक है, व्यक्तियों का इंडिविजुअल का अध्ययन नहीं करता है। समझ रहे चीज़ों को, बिल्कुल। तो एक प्रकार से ये दो वर्गों का या दो समूहों का या दो एक प्रकार से चीज़ों का, दो कैटेगरी का एक प्रकार से क्या करता है, वर्णन करने में एक प्रकार से सहायता करता है। तो आंकड़ों के सहसंबंध का वर्णन करता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक क्या क्या संबंध है, क्या अंतर है, सारी चीज़ें। इसके अलावा अगला जो इसका महत्व है या इसका उपयोगिता है वो है प्रतिदर्श का चयन करने में। प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल या नमूना तैयार करने में, सैंपल या जो नमूना होता है वो बनाने में, ठीक है। प्रतिदर्श का मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपको एक प्रकार से कुछ किसी चीज़ को चेक करना है, जैसे आपको दूध चेक करना है। अब दूध आपको चेक करना है तो दूध में एक प्रकार से क्या होता है, क्या सारी बाल्टी भर का दूध चेक किया जाता है कि भाई इसमें कितना फैट है, कितना एक प्रकार से इसका जो है वो है। तो फैट कैसे निकालते हैं, उसका फैट निकालते हैं, एक डिब्बी होती है छोटी सी, तो जैसे इतनी बड़ी डिब्बी होती है, ऐसे डिब्बी होती है उसकी, डिब्बा एक होता है छोटा सा डिब्बी होती है, उसी डिब्बी में दूध निकाल लेते हैं और मशीन में लगा देते हैं उसको गर्म करके, ठीक है। अब लगा दिया मशीन में, वो मशीन है तुरंत उसमें अपना थोड़ा सा दूध वो अंदर लेती है और उसी दूध का एक प्रकार से उसकी क्वालिटी को एक प्रकार से पता कर लेती है। अब जैसे वो उस क्वालिटी को पता करती है और तुरंत बता देती है कि भाई ये दूध जो है ये एक प्रकार से इसकी क्वालिटी इतनी है, तो ये हो गया एक प्रकार से, अच्छा दूध की क्वालिटी को बताना एक प्रकार से वो हो गया आपका उसका मूल्यांकन करना, ठीक है, उसकी क्वालिटी को बताना। लेकिन यहाँ पर प्रतिदर्श क्या हो गया, वही सैंपल जो आपने लिया थोड़ा सा, जैसे खून जांच होती है आपके शरीर की, थोड़ा सा सैंपल लिया जाता है नमूना, तो इसी प्रकार से किसी बड़े समूह के बारे में अध्ययन करना होता है तो किसी एक व्यक्ति से जाकर के 4 व्यक्तियों से बात जा करके उस समूह के बारे में जानकारी ग्रहण कर ली जाती है और काम हो जाता है। पूरे के पूरे समूह के बारे में फिर निर्णय निकल करके आता है विश्लेषण वगैरह करने के बाद में। तो प्रतिदर्श का चयन करने में यानी कि कोई एक प्रकार से नमूना तैयार करने में, सैंपल चयन करने में सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा प्रतिगमन और भविष्य कथन करने में, प्रतिगमन का मतलब होता है दो चरों के अपने अपने मध्य मान घटने बढ़ने के मध्य अनुपात को हम
प्रतिगमन कहते हैं और भविष्य कथन करने में। प्रतिगमन और भविष्य कथन का सीधा सा मतलब आप समझिए कि जो ये होता है सांख्यिकी जो होती है वो भविष्य कथन करने में भी एक प्रकार सक्षम है, प्रतिगमन करने में भी सक्षम है। ठीक है, इसकी आवश्यकता पड़ती है भविष्य कथन करने में, भविष्यवाणी करने में इसकी उपयोगिता होती है। इसके अलावा इसकी उपयोगिता और भी जगहों पर होती है, जैसे कि अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का परीक्षण करने में। अगर कोई वैज्ञानिक परिकल्पनाएं हैं, परिकल्पना का मतलब क्या होता है, एक होती प्राक कल्पना, एक होती परिकल्पना। प्राक कल्पना या परिकल्पनाएं जो होती हैं वो एक प्रकार से दे दी जाती हैं, किसी विद्वान अपने मंतव्य का, अपने जानकारी का उस पर शोध करता है और शोध करने के बाद में बताता है, कोई सिद्धांत है, कोई परिकल्पना है कोई, ठीक है, तो उसी परिकल्पना का परीक्षण करना होता है। चूंकि परिकल्पनाएं पूर्णतः सत्य नहीं होती हैं, तो उन परिकल्पनाओं का, चूंकि परिकल्पनाएं विद्वानों ने दे दी हैं, अब वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत हैं उस चीज़ की जांच करने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग हम और आप करते हैं। यानी वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का परीक्षण करने में सांख्यिकी की उपयोगिता होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लेते दो विद्वानों ने परिकल्पनाएं दी हैं किसी एक ही मुद्दे पर, ठीक है, तो दोनों के विचारों की तुलना हम कर लीजिएंगे, तो वहाँ पर आंकड़ों के संबंध का वर्णन एक प्रकार से करके और फिर क्या करेंगे, वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का परीक्षण कर लेंगे। तो ये सांख्यिकी के द्वारा ही संभव है। इसके अलावा सातवां है मापन व मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में। मापन करने में किसी चीज़ का, ठीक है, मापन जो किया जाता है, तो देखिए सांख्यिकी जो है वो क्वालिटी को नहीं बताती है, क्वांटिटी को बताती है। यानी कि जो सांख्यिकी होती है वो कैसी माप है, सांख्यिकी जो है वो मापन है, मूल्यांकन नहीं है। क्लियर समझ रहे हैं ना, मतलब कि सांख्यिकी जो होती है वो क्या करती है, सांख्यिकी जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या करती है, सांख्यिकी मात्रात्मक एक प्रकार से जानकारी या मात्रात्मक बोधगम्यता का प्रतीक है, जबकि एक प्रकार से आप देखिएगा मूल्यांकन का नहीं। यानी कि जो सांख्यिकी होती है वो मात्रात्मक जानकारी प्रस्तुत करती है, ना कि मतलब एक प्रकार से गुणात्मक जानकारी। ठीक है, समझ रहे चीज़ों को, क्लियर हो रही बातें। चलिए, तो ये हो गया, यानी मापन और मनोवैज्ञानिक परीक्षण में तमाम सारे मनोवैज्ञानिक परीक्षण किए जाते हैं। ठीक है, वो सारे परीक्षण में एक प्रकार से इसकी उपयोगिता होती है सांख्यिकी की। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध करने के लिए और भी तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण में एक प्रकार से आवश्यकता पड़ती है सांख्यिकी की, और मापन में भी एक प्रकार से सांख्यिकी की उपयोगिता होती है। इसके अलावा शैक्षिक शोध और प्रयोग में, तो शैक्षिक शोध में आजकल आप देख रहे हैं पीएचडी वगैरह जो करते हैं वो शोध करते तो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं, रिसर्च जो करते हैं, तो एक प्रकार से वो लोग एक प्रकार से डाटा तमाम सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसको श्रेणीबद्ध करते हैं, उसको नंबरिंग करते हैं, उसका तमाम सारी चीज़ें करते हैं। तो शैक्षिक शोध और प्रयोगशालाओं में एक प्रकार से बहुत सारे, या किसी चीज़ पर आपको प्रयोग करना तो उसको लिए भी एक प्रकार से उसमें भी सांख्यिकी की आवश्यकता होती है। तो सांख्यिकी की आवश्यकता इन सभी क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों ने चीज़ों को समझा, थोड़ा सा मैं जल ग्रहण कर लूँ। चलिए चर्चा करते हैं। इसके बाद में क्या है भाई, सांख्यिकी की आवश्यकता तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इसके बाद में हमको पढ़ना है मनोविज्ञान व शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। किसका, सांख्यिकी का महत्व किसके क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में और शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसको जानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या महत्व है भाई, चूंकि मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में बहुत ही महत्व है। पहला महत्व है विद्यालय प्रबंध में उपयोग होता है इसका, विद्यालय प्रबंध में सांख्यिकी का उपयोग होता है। विद्यालय में जैसे मान लेते हैं जैसे टाइम टेबल बनाना हुआ, या एक प्रकार से किसी टीचर की एक प्रकार या छुट्टी की व्यवस्था करनी हुई, या एक प्रकार से कई सारी चीज़ें होती हैं कि टीचर का एक प्रकार से टीचर को सैलरी कैसे कैसे देनी है, तो उसका पूरा विवरण तैयार करने में सांख्यिकी की एक प्रकार से सांख्यिकी का उसमें महत्व होता है। इसके अलावा शैक्षिक नियोजन में उपयोग होता है इसका। शैक्षिक नियोजन का सीधा सा मतलब होता है, शैक्षिक नियोजन का सीधा सा मतलब होता है मेरे भाई कि शिक्षा के क्षेत्र में या शिक्षा को आयोजित करने में, शिक्षा देने में एक प्रकार से टीचर भी एक प्रकार से कि भाई आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे, कल चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, इसको ऐसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे, एक रणनीति, एक तैयारी करते हैं, तो वो भी उसमें भी एक प्रकार से सांख्यिकी के द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा शिक्षण विधियों के मूल्यांकन में,
शिक्षण विधियाँ सही हैं या गलत हैं, शिक्षण विधियाँ अच्छी हैं या अच्छी नहीं हैं, दोनों तुलना की जाती है कि भाई हमारी शिक्षण विधि क्या है, दूसरे की शिक्षण विधि क्या है। तो इस तरीके से एक प्रकार से सांख्यिकी की भूमिका उसमें होती है। इसके अलावा शैक्षिक प्रबंध में, शैक्षिक प्रबंध का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विद्यालय प्रबंध की बात मैंने की थी कि विद्यालय में कैसे क्या टाइम टेबल वगैरह होता है। शैक्षिक प्रबंध में एक प्रकार से कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाना है, कितने इंटरवल के बाद कौन सा, इंटरवल के पहले कौन सा पढ़ाना है, सारी चीज़ें एक प्रकार से शैक्षिक प्रबंध में, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रबंधन किया जाता है, जो एजुकेशन मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें एक प्रकार से बड़ा ज़बरदस्त भूमिका होती है किसकी, सांख्यिकी की। इसके अलावा पांचवा जो है महत्व इसका वो है मापन और मनोवैज्ञानिक परीक्षण में। मापन और मनोवैज्ञानिक परीक्षण में इसका बहुत ही उपयोगी स्थान होता है किसका, शिक्षा शास्त्र का, और मतलब शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में सांख्यिकी का। चूंकि शिक्षा शास्त्र में भी आप मापन और मूल्यांकन पढ़ते हैं, शैक्षिक आकलन जो आपने चैप्टर मतलब कि इससे पहले वाला जो पेपर है आपका पेपर नंबर 1, उसमें मापन और मूल्यांकन आप पढ़ेंगे, तो मापन में भी सांख्यिकी का उपयोग आपको मिलेगा। और मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने में, कोई भी मनोविज्ञान में कोई परीक्षण होता है कि भाई मनोविज्ञान का क्षेत्र में या किसी के ऊपर रिसर्च करनी है, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग विशेष के ऊपर, तो या व्यक्ति के ऊपर तो इंडिविजुअल ये अध्ययन नहीं करता, वर्ग विशेष का अध्ययन करता है, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक परीक्षण करने में उपयोगी होता है सांख्यिकी। सांख्यिकी का महत्व मेरे प्यारे दोस्तों छात्रों का वर्गीकरण करने में भी होता है, यानी छात्रों का वर्गीकरण, कौन सा छात्र, जैसे मान लेते हैं छात्र कई सारे हैं, तो अब छात्रों का वर्गीकरण आपको करना है। सारे छात्र इकट्ठा अगर घाच बेच करके खड़े हो जाएंगे, जैसे लड़के लड़कियां सब मिल जाएंगे, अगर एक ही स्कूल में हैं, सब एक में मिल करके खड़े हैं, तो क्या होता है, दिक्कत होती है। इसलिए क्या होता है, लड़कियों को अलग लाइन लगवा लिया, लड़कियों की अलग। अब लड़कों का अलग और लड़कियों की अलग ही लाइन नहीं लगवाते, क्योंकि कोई कक्षा 6 का लड़का है, लड़की है, कोई कक्षा 7-8 का, कोई इस प्रकार से अगर सभी लोग इकट्ठे घाच पेंच करके खड़े हो जाएंगे तो लोग, टीचर भी नहीं पहचान पाएंगे कौन कक्षा 6 का है, कौन 7 का, कौन 8 का, कौन 9 का, कौन 11 का, कौन 12 का। अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जब लाइन लगवाते हैं प्रार्थना में टीचर लोग, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कक्षा 6 की लाइन एक इधर लग जाएगी लड़कों की, फिर लड़कियों की, फिर 7 के लड़के 7 की लड़की, 8 के लड़के 8 की लड़की, 9 का लड़का 9 की लड़की, इस प्रकार से 10 के लड़के 10 की लड़कियां, 11 के लड़के, ठीक है, और 11 की लड़कियां इधर, फिर 12 के लड़के उधर और 12 की लड़कियां उधर, एक प्रकार से। फिर छोटे बड़े, आप लाइन से देखिए, छोटा लड़का आगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, डील में ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से खड़े होते हैं, ऐसे खड़ा नहीं किया था टीचर, स्कूल में करते हैं ना, तो वही चीज़ होती है एक प्रकार से, वही चीज़ होती है छात्रों का वर्गीकरण करने में। कौन सा छात्रों का एक प्रकार से, कौन सा छात्र ज़्यादा पढ़ने में तेज है, कौन सा छात्र कम पढ़ने में तेज है, इन सभी का एक प्रकार से जो विवरण प्रस्तुत करना होता है वो सांख्यिकी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें भी सांख्यिकी की उपयोगिता होती है। समझ रहे चीज़ों को, तो छात्रों का वर्गीकरण करने में कई प्रकार का से उपयोगी है। इसके अलावा इसका महत्व है छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देने में, शिक्षा के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में उनको डायरेक्शन देने के लिए कि भाई आप ये करोगे तो ये बनोगे, वो करोगे तो बनोगे। तो एक प्रकार से सांख्यिकी का उपयोग जो है शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन देने में भी महत्व होता है। इसके अलावा 8वां है अनुसंधान परिकल्पनाएं बनाने और अनुसंधान परिकल्पनाओं के परीक्षण में। अनुसंधान परिकल्पनाएं बनाने में सांख्यिकी का महत्व इसलिए होता है क्योंकि आप पहले से ही एक प्रकार से जान पाते हैं कि भाई किस पर शोध हो चुका है, किस पर नहीं हो चुका है, किस पर हुआ है तो किस पर कितना शोध हो गया है, तो इसको आप पहले से पता कर लीजिए। तो अनुसंधान परिकल्पनाएं जो आपके दिमाग में बनेंगी वो भाई ऐसे हमको पहले ये करना है, फिर उसके बाद में ये करना है, फिर ये करना है, तो ये सब ऐसे पहले कौन सा चीज़ होगी, दूसरी बात नंबर पर कौन होगी, कहाँ जाना है, कैसे शोध करना है, सारी चीज़ें आपको, तो ये अनुसंधान की जो परिकल्पनाएं पहले से अपने मन में बनाते, पूर्वाग्रह बनाते हैं, ये सब एक प्रकार से कैसे, ये सब सांख्यिकी के द्वारा ही संभव पाता है। एक रणनीति बनाते हैं, एक कैटेगरी बनाते हैं कि भाई हम फला डेट को यहाँ पर जाएंगे, फलाने डेट को वहाँ पर, पूरा एक ब्यौरा, ठीक है। अनुसंधान परिकल्पनाओं का परीक्षण, आपने अनुसंधान की परिकल्पनाएं बनाई, अब उनका परीक्षण भी आपको करना है कि हमारी अनुसंधान परिकल्पनाएं सही हैं अथवा गलत हैं, तो उसके परीक्षण में भी एक प्रकार से महत्व है, उसका भूमिका निभाता है एक प्रकार सांख्यिकी। इसके अलावा इसका अगला जो महत्व है वो है छात्रों के परीक्षण में, मतलब छात्रों के परीक्षण में नहीं, छात्रों के परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या करने में। जैसे कि छात्र ने किस विषय में कितना नंबर पाया, मतलब रिजल्ट जो बनता है वो सांख्यिकी विधि के द्वारा ही बनता है। जैसे कि रिजल्ट कैसे बनता है सांख्यिकी में, जैसे कि मान लेते हैं कि एक तरफ लिखा है विषय, एक तरफ पहले क्रम संख्या पहले लिखी है तो उसके नीचे 1 2 3 4 विषय लिखे हुए हैं, फिर दूसरे नंबर पर आपका विषय लिखा हुआ थ्योरी का विषय, उसमें मेजर विषय लिखा हुआ है, फिर माइनर विषय, फिर इलेक्टिव विषय लिखा हुआ है,
वो सारी चीज़, माइनर, इलेक्टिव, मेजर, तो उस प्रकार से मेजर के सामने विषय सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी कितना नंबर मिला है, अच्छा 79 नंबर मिला, अच्छा ठीक है 79 पूरे में, अब पूरा मिला करके 79, अब उसमें भी कैटेगरी किया कि भाई 40 नंबर इसमें मिला है और एक प्रकार से और बाकी जो बच रहा है वो आपका प्रैक्टिकल में मिला है। तो इस प्रकार से पूरा कैटेगराइजेशन करता है कि भाई कौन सा बच्चा कितना नंबर पाया, पूरा प्राप्तांक जो होता है, जो रिजल्ट आता है उसकी रिजल्ट की व्याख्या करने में एक प्रकार से किसका उपयोग होता है, सांख्यिकी का महत्व होता है। किसके उपयोग में, छात्रों के परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या करने में और उनके संबंध में भविष्यवाणी करने में सहायक होता है। खास करके जो व्याख्या प्राप्तांक की होती है कि भाई इसका इस प्रकार से इनका इतना परसेंटेज है, वो है, ये है, सारी चीज़ें, और भविष्यवाणी करने में भी सहायक है काफ़ी हद तक, ठीक है 100% नहीं, काफ़ी हद तक। तो सांख्यिकी की आवश्यकता, सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा और शिक्षा और मनोविज्ञान में इनके महत्व को आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में और भी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या चर्चा करेंगे भाई, सांख्यिकी के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे कि सांख्यिकी के कितने प्रकार होते हैं। तो सांख्यिकी की अगर बात की है तो मुख्य रूप से सांख्यिकी 2 प्रकार होते हैं सांख्यिकी के, लेकिन 2 टाइप के, देखिए 2 आधार होते हैं इसके कैटेगराइजेशन के। एक तो व्यवहारिक उपयोग प्रक्रिया के आधार पर सांख्यिकी को हम बांटते हैं, और एक प्रक्रिया की आधारभूत मान्यताओं के आधार पर। तो एक प्रक्रिया यानी कि व्यवहारिक उपयोग प्रक्रिया के आधार पर हम लोग सांख्यिकी को 2 भागों में बांटते हैं, एक है वर्णनात्मक सांख्यिकी और एक है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी, ठीक है। प्रक्रिया की आधारभूत मान्यताओं के आधार पर सांख्यिकी को हम बांटते हैं, एक होती है आपकी प्राचलिक सांख्यिकी और दूसरी होती है अप्राचलिक सांख्यिकी, ठीक है। समझ में आ रही चीज़ें। तो जो आपकी जो है आपकी जो प्राचलिक सांख्यिकी, मतलब ये सांख्यिकी होती है, कौन सी भाई सांख्यिकी, अगर मैं आपको बताऊं, वर्णनात्मक सांख्यिकी, जिसको आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, इसकी अगर बात की जाए, किसकी, जो आपकी वर्णनात्मक सांख्यिकी होती है, वर्णनात्मक सांख्यिकी, यहाँ पर आप देखेंगे सभी लोग बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। वर्णनात्मक सांख्यिकी यानी कि जिसको आप बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो इसका प्रयोग क्या होता है, किसी समूह अथवा वर्ग के अंकात्मक वर्णन के लिए होता है। और इस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग आंकड़ों के संकलन करने में, उसका संगठन करने में और उसका प्रस्तुतिकरण और परिकल्पना करने में या परिकलन करने में क्या होता है, कोई डाटा है उसका संगठन किया, उस संगठन का एक प्रकार से उसका वर्गीकरण करने में, उसका विश्लेषण करने में, उसका विवेचन करने में उपयोगी होता है एक प्रकार से वर्णनात्मक, यानी कि एक प्रकार से ये वो सांख्यिकी होती है जिसमें वर्णन वगैरह किया जाता है। निष्कर्षात्मक होती है एक प्रकार जिसमें निष्कर्ष निकाला जाता है, यानी कि जैसे कि क्या होता है, बाद में क्या होता है, जैसे निष्कर्षात्मक सांख्यिकी मतलब होता है इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स, इसमें इसका प्रयोग क्या होता है, किसी विशाल समूह से संबंधित समस्याओं के अध्ययन के लिए क्या आता है और निष्कर्ष निकाला जाता है, जैसे कि परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना या संभावना बताना। इस प्रकार की सांख्यिकी में आंकड़ों के आधार पर समूह के संबंध में अनुमान लगाते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, ये बात है। और इस सांख्यिकी की सहायता से परिणामों की वैधता की जांच की जाती है, जैसे इसमें संभावना नियम, सार्थकता परीक्षण नियम, मानक त्रुटि, इन सभी का एक प्रकार से उपयोग इसी से किया जाता है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी के द्वारा, ठीक है। तो एक प्रकार से यह वर्णन करती है किसी भी चीज़ का, वर्णनात्मक है, और ये निष्कर्षात्मक है, निष्कर्ष बताती है, ठीक है। तो सांख्यिकी 2 प्रकार की होती हैं, किसके आधार पर, व्यवहारिक उपयोग के आधार पर सांख्यिकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मेरे भाई वर्णनात्मक सांख्यिकी और एक होती है आपकी निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक सांख्यिकी जो आपके डाटा होता है, प्रदत्त होता है, उसी की व्यवस्था, उसकी व्याख्या और उसके बारे में सारी चीज़ें, उसके बारे में सारी जानकारी देता है, वो होती है वर्णनात्मक सांख्यिकी। और दूसरी होती है निष्कर्षात्मक सांख्यिकी। अगर इसकी बात की जाए, निष्कर्षात्मक सांख्यिकी जो होती है वो एक प्रकार से निष्कर्ष बताती है, परिणाम जो निकलता है वो बताती है कि भाई इसका क्या परिणाम निकला, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में जो दूसरी सांख्यिकी होती है प्रक्रिया के या प्रक्रिया की आधारभूत जो मान्यताएं होती हैं, उन मान्यताओं के आधार पर 2 प्रकार की सांख्यिकियाँ होती हैं। एक होती है मेरे भाई अप्राचलिक सांख्यिकी और एक होती है, मतलब एक होती प्राचलिक सांख्यिकी और एक होती अप्राचलिक सांख्यिकी। जो प्राचलिक सांख्यिकी होती है, इसकी अगर बात की जाए तो इस प्रकार की सांख्यिकी का संबंध जो होता है समष्टि के किसी एक विशेष प्राचल से होता है, एक पैरामीटर से होता है, ठीक है, तथा आंकड़ों के आधार पर प्राचल के संबंध में अनुमान लगाया जाता है। तो इस प्रकार की सांख्यिकी में क्या होता है, प्राचल सांख्यिकी में क्या होता है,
आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और वो आंकड़े जो होते हैं प्रतिदर्श और समान वितरण से रिलेटेड होते हैं। प्रतिदर्श मतलब नमूना एक ले लिया जाता है, उसके बाद में उसका, जैसे मैंने सैंपल वाला बताया था प्रतिदर्श प्रणाली वाला, यहाँ पर मैंने बताया था प्रतिदर्श का चयन करने में। दूध वाली प्रक्रिया बताई थी आपको, तो वही फंडा कि भाई दूध लिया थोड़ा सा और उसके बाद में पूरे दूध का एक प्रकार से बता दिया कि ये चीज़ है। तो प्राचलिक सांख्यिकी में क्या होता है, प्राचलिक सांख्यिकी में एक प्रकार से प्रतिदर्श की यादृच्छिकता का विचरण की समजातीयता का उपयोग वैध माना जाता है। इसमें एक ही जैसी चीज़ें होती है, जैसे कि आप देखते हैं इसमें मानक त्रुटि परीक्षण हो गया और टी परीक्षण हो गया, इनोवा या फिर संबंधित सांख्यिकी विधियों द्वारा इसका जो है परीक्षण किया जाता है। दूसरी जो विधि है इसमें अप्राचलिक, प्राचलिक में कुल मिलाकर के सीधी सी बात है सैंपलिंग चीज़ें होती हैं, मतलब कि कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु है और उस बड़ी विषय वस्तु का एक प्रकार से छोटा सा भाग लेकर के, किसी बड़ी विषय वस्तु का छोटा सा भाग लेकर के और उसके बारे में रिसर्च करना, जानकारी इकट्ठा करके उसको एक प्रकार से सार्डेन करना, मतलब उसकी जानकारी इकट्ठा करके देना, तो वो होती है सांख्यिकी प्राचलिक। और अप्राचलिक सांख्यिकी ठीक इसके विपरीत होती है। कुछ ऐसे आंकड़े भी इसमें मतलब होते हैं जो ना कि संयोगिक होते हैं और ना ही समान वितरण उनका मिला हुआ होता है, मतलब कि वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। एक तरफ क्या होता है सांख्यिकी में कुछ डाटा आपके पास, जैसे प्राचलिक सांख्यिकी जो होती है उसमें डाटा इकट्ठा आपको मिला हुआ होता है, उसका समान विवरण आपके पास होता है, सारी चीज़ें आपके समक्ष होती हैं। जैसे दूध है पूरा रखा हुआ है, या इसी प्रकार से पानी है वो रखा हुआ है, उसकी मात्रा बतानी है, उसको इकट्ठा करना है, उस पानी मतलब उस दूध की क्वालिटी, मतलब कई दूध रखे हैं आपके पास, एक ही इस प्रकार का दूध, तो एक ड्रम में दूध रखा है तो उसकी सैंपलिंग करना हुआ तो पूरा ड्रम का दूध का सैंपल आपने निकाल लिया, एक तरीके से कर लिया। लेकिन अगर 50 घर से एक एक बाल्टी दूध आया है तो सभी का एक प्रकार से इकट्ठा आप क्वालिटी या क्वांटिटी, मतलब क्वालिटी या क्वांटिटी तो बता नहीं पाओगे, आपको अलग अलग बाल्टी में उसको रखना पड़ेगा, तो उसकी क्वांटिटी तो आप अलग अलग बता सकते हो, मतलब कि, लेकिन ये नहीं बता पाओगे कि भाई इस दूध की क्वालिटी कितनी है, इसका फैट कितना है, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे उसमें अलग अलग चीज़ें, तो बहुत सारी जो डाटा होते हैं वो कभी कभी इकट्ठा मिल जाते हैं, समजातीय, मतलब कि समजातीय होते हैं। समजातीय का मतलब क्या होता है, एक ही जाति के होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, तो जो एक ही जैसे होते हैं इकट्ठा मिल जाते हैं वो सांख्यिकी जो होती है उसमें वो होती है प्राचलिक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो डाटा वगैरह मिलता है वो बिखरा हुआ मिलता है, वो एक प्रकार से उसका कोई समजातीय कोई चीज़ नहीं होता है, किसी वर्ग विशेष में नहीं होता है, वो अलग अलग फैला हुआ डाटा होता है और उसको इकट्ठा करना होता है हमको। तो उस प्रकार की सांख्यिकी जो होती है वो होती है अप्राचलिक सांख्यिकी। समझ में आ गई चीज़ें, तो समझ में आ गई होंगी अप्राचलिक सांख्यिकी के बारे में। अप्राचलिक सांख्यिकी में जैसे कि आपका काई वर्ग परीक्षण आता है इसमें, और मन व्हिटने परीक्षण आता है, और इसमें स्पीयरमैन का कोटि अंतर परीक्षण आता है, और इसके अलावा विल्काक्सन का हस्ताक्षरित श्रेणी परीक्षण भी इसमें आता है। तो ये सब परीक्षण जो है इसमें आते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को बस। प्राचलिक मतलब एक प्रकार से इकट्ठा सारी चीज़ें दी गई हैं उसका अध्ययन, और अप्राचलिक का मतलब होता है कि एक प्रकार से हमको बिखरी हुई चीज़ें हैं उसको इकट्ठा, मतलब बिखरी हुई चीज़ें उन्हीं के हिसाब से हमको डाटा का इकट्ठा करना, उसका कलेक्शन करना है। ठीक है। वर्णनात्मक में क्या होता है, डाटा का एक प्रकार से हमको विश्लेषण करना है, संगठन करना, डाटा को इकट्ठा करना है, उसका श्रेणीबद्ध करना, सारी चीज़ें करनी वर्णनात्मक। लेकिन निष्कर्ष निकालने वाली जो सांख्यिकी वो निष्कर्षात्मक सांख्यिकी होती है, उसमें निष्कर्ष बताया जाता है कि भाई ये निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष निकला, इसका क्या एक प्रकार निष्कर्ष यानी कंक्लूजन बताती है निष्कर्षात्मक वो चीज़ें। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपकी हो गई क्या भाई, ये चीज़ हो गई आपकी इसकी प्रकार, सांख्यिकी के प्रकार। ठीक है। इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे सांख्यिकी की सीमाओं के बारे में कि सांख्यिकी की सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक है। यानी कि उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं उसके बारे में समझेंगे, सांख्यिकी की लिमिटेशंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्लियर, आपकी समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। देखिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है सांख्यिकी की सीमाएं। ठीक है। सांख्यिकी की सीमाओं की अगर बात की जाए, ये सब अपने आप में एक छोटे छोटे चैप्टर है, लेकिन मैं एक ही वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का काम करता हूँ, पूरे के पूरे यूनिट को काम करने का प्रयास करता हूँ। देखिए एक यूनिट यहीं पर समाप्त हो गई। यूनिट का मतलब होता है जिसमें कई सारे चैप्टर होते हैं, 3 से 4 चैप्टर होते हैं एक यूनिट में, सारे चैप्टर्स आपके इसी वीडियो के माध्यम से समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। देखिए एक चैप्टर में आपका केवल सांख्यिकी का अर्थ परिभाषा हो जाती, और एक प्रकार से इसमें एक चैप्टर हो गया आपका इतिहास। ठीक है। इतिहास, अर्थ और परिभाषा। दूसरा चैप्टर दूसरे मतलब सांख्यिकी की आवश्यकता, अर्थ, परिभाषा और इतिहास, ये एक चैप्टर। दूसरा चैप्टर शिक्षा एवं मनोविज्ञान में एक प्रकार से इसका महत्व, ये एक चैप्टर में बनेगा, और उसकी सीमाएं एक चैप्टर, और एक चैप्टर में आपका बनेगा उसके एक प्रकार से जो प्रतीक। ठीक है।
अब देखिए सांख्यिकी की सीमाओं में सबसे पहली सीमा क्या है, लिमिटेशंस है कि जो सांख्यिकी होती है सांख्यिकी गुणात्मक स्वरूप का अध्ययन करने में असमर्थ है, यानी सांख्यिकी क्वालिटी को नहीं बताती है, सांख्यिकी क्वालिटी बताने में असमर्थ है पूर्ण रूप से। सांख्यिकी जो होती है वो क्वालिटी नहीं बता पाती है, वो क्वांटिटी बताती है, वो मात्रात्मक जानकारी देती है, गुणात्मक जानकारी नहीं देती है। पहला लिमिटेशंस, पहली सीमितता इसकी ये हुई कि ये क्या करता है, ये केवल गुणात्मक ये केवल मात्रात्मक चीज़ों पर फोकस करती है, मात्रात्मक चीज़ों का संकलन करती है, गुणात्मक चीज़ों का संकलन नहीं करती है, या गुणात्मक चीज़ों पर अध्ययन नहीं करती है। ठीक है, गुणात्मक चीज़ों का संकलन कर सकती है लेकिन उसका अध्ययन नहीं करती है। ठीक है, उसके अध्ययन करने में असमर्थ है। सांख्यिकी गुणात्मक स्वरूप का अध्ययन करने में असमर्थ है, पहली लिमिटेशंस। दूसरी लिमिटेशंस है कि सांख्यिकी जो होती है आंकड़ों का सजातीय होना आवश्यक है। अगर सजातीय आंकड़े नहीं होंगे, जैसे प्राचलिक में सजातीय आंकड़े होते हैं लेकिन वहीं अप्राचलिक सांख्यिकी में जो है आंकड़े सजातीय नहीं होते, इसीलिए प्राचलिक सांख्यिकी जो होती है उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है वो एक प्रकार से लगभग आपका 90% से अधिक 90+ जो है परसेंट आपका सही होता है। लेकिन जो अप्राचलिक सांख्यिकी होती है इसमें 80 से मतलब 70 से 80% ही सत्यता होती है। ठीक है, 70 से 80% ही सत्यता आप बोल सकते हैं इसमें होगी, क्योंकि अप्राचलिक सांख्यिकी में क्या होता है, मतलब जो सजातीयता होती है ये नहीं होती है, सजातीयता नहीं होती है, और इसी कारण से उसका निष्कर्ष पर पूर्ण रूप से आप विश्वास नहीं कर सकते कि पूर्ण रूप से जो सांख्यिकी का एक प्रकार से निकला है, जो निष्कर्ष निकला है वो पूर्णतः सत्य होगा। क्योंकि जब सजातीय आंकड़े इकट्ठा होंगे तो एक प्रकार से उसके द्वारा जो निष्कर्ष निकलेगा वो अच्छा निकलेगा, वो सही निकलेगा, वो 100% निकलेगा, वो सत्य होगा, फैक्ट होगा। लेकिन अगर वो सजातीय आंकड़े नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है। तो इसीलिए इसका ये भी लिमिटेशन है कि इसके आंकड़े जो हैं वो सजातीय होने आवश्यक हैं। अगर सजातीय नहीं है, विजातीय हैं या एक प्रकार से विजातीय हैं तो फिर क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से क्या होगा, वो फिर आंकड़ों में दिक्कत आएगी, मतलब कि सांख्यिकी की जो गणना की जाएगी, गणना के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा वो सत्य नहीं निकलेगा। ठीक है, उसमें दिक्कत होगी। इसके बाद में अगला है, तीसरा पॉइंट है सांख्यिकी आंकड़ों का सजातीय होना, मतलब कि सांख्यिकी का दुरुपयोग भी हो सकता है। क्योंकि सांख्यिकी का दुरुपयोग कैसे होगा भाई, सांख्यिकी का दुरुपयोग मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है सदुपयोग, एक होता है दुरुपयोग। सदुपयोग कौन करता है, जो जानता है उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके बारे में जानेगा वो सदुपयोग करेगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप वीडियो की क्वालिटी के बारे में पता लगा पाएँ कि वीडियो शुक्ला सर जी कैसी बनाते हैं तो आप हमारी वीडियो का एक प्रकार से सदुपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि ये पढ़ाते कैसा हैं या एक प्रकार से जो भी पढ़ाते हैं उस पर आपको फोकस ही नहीं करना है तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। समझ में आ रही चीज़ें, यानी कुछ लोग कमेंट में जैसे बातचीत करते हैं तो वो दुरुपयोग ही कर रहे हैं, अपने समय का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। अब समय का कुछ लोग सदुपयोग भी कर रहे हैं, इन्हीं के साथ देख रहे हैं वीडियो, तो वो सदुपयोग कर रहे हैं, वो कमेंट पर ध्यान ही नहीं देते, वो पढ़ते हैं। और कुछ लोग होते कमेंट पर ही ध्यान देते रहते हैं, कमेंट ही लगातार है, कोचे हैं, पकड़ मोबाइल ले लें, कोचे हैं, कच 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 कमेंट करें। क्या मिलता है कमेंट करने से हैं? अब यही कहो तो मैं कह दूं कि लप्पू सा क्या है, वो बोली। तो ऐसे होता है सारी चीज़ें, तो थोड़ा सा समझेंगे इसको। तो जो सांख्यिकी है उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग ऐसे होता है क्योंकि सांख्यिकी कोई सरल विषय वस्तु नहीं है। वास्तविकता में सांख्यिकी एक जटिल विषय वस्तु है, कठिन विषय वस्तु है। और कठिन विषय वस्तु के कारण से क्या होता है, सांख्यिकी किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा ही सांख्यिकी वगैरह का अध्ययन, जैसे कि कोई स्कॉलर हो गया PhD पर रिसर्च कर रहा है, तो सामान्य व्यक्ति जो है सांख्यिकी की गणनाएं नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विशेष व्यक्ति ही होते हैं जो कि सांख्यिकी की गणनाओं को कर पाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर में एक्सेल वगैरह जो होता है वो सब भी हर व्यक्ति नहीं कर पाता, जो सीखता है वही कर पाता है। समझ रहे हैं? तो एक आम इंसान या सामान्य इंसान से परे है ये चीज़ें। इसी दृष्टि से तो जो अच्छे व्यक्ति या फिर जो जानकार उस क्षेत्र में व्यक्ति होते हैं वही उसका प्रयोग करेंगे, तो सदुपयोग करेंगे। अन्यथा अगर जो जानकार व्यक्ति नहीं है वो सांख्यिकी का उपयोग करेंगे, सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग करेंगे, तो उसका दुरुपयोग ही होगा। यानी सांख्यिकी एक प्रकार से कुछ लोगों के एक प्रकार से बारे में, मतलब कुछ लोग अगर उसका अध्ययन करें उसकी विधियों के द्वारा तो ही सही जानकारी मिलेगी। सभी लोग उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं बता सकते। चौथी लिमिटेशन ये कि सांख्यिकी व्यक्तियों, यानी कि व्यक्तियों का मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल्स, मतलब कि किसी पर्टिकुलर चीज़ों का अध्ययन नहीं करती है। ठीक है, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तियों का,
अध्ययन नहीं करती है, बल्कि क्या करती है, एक समूहों का, वर्गों का अध्ययन करती है। ठीक है, सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करती, यानी इंडिविजुअल्स का अध्ययन नहीं करती सांख्यिकी। सांख्यिकी क्या करती है, एक प्रकार से संपूर्ण समूहों का, संपूर्ण वर्गों का अध्ययन करती है। तो ये भी एक प्रकार से इसकी लिमिटेशंस है। इसके अलावा पांचवी लिमिटेशंस है कि सांख्यिकीय नियम जो होते हैं दीर्घ काल में तथा औसतन रूप से ही सत्य हो सकते हैं। दीर्घ काल में मतलब कि लंबे समय के लिए ही सही हो सकते हैं, हो सकता है और थोड़े ज़्यादा समय के लिए वो सही ना हो, मतलब दीर्घ काल और औसतन रूप से ही सही हो सकते हैं। 100% नहीं होता है, एवरेज सही होता है, कुछ सही होते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो पूर्णतया सत्य नहीं होते, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। यानी जैसे गणित के में 2 और 2 4 होता है, वैसे सांख्यिकी में नहीं होता है कि ये बात जो बताई जा रही है पूर्णतया सत्य ही है। उसमें समय के हिसाब से हो सकता है कि वो चीज़ें गलत साबित हो जाए। क्लियर। इसके अलावा सांख्यिकी जो होती है जो छठी जो एक प्रकार से सांख्यिकी की सीमाएं हैं, छठा सीमा जो है, छठी जो लिमिटेशंस है वो है सांख्यिकीय नियम जो होते हैं संदर्भ के अभाव में असत्य व भ्रामक हो सकते हैं। कैसे, संदर्भ के अभाव में, संदर्भ मतलब कि अगर आप सोचें कोई नियम कायदा जो है या कोई नियम जो है वो आज आप पढ़ रहे हो और जब वो नियम दिया गया था उस समय की सिचुएशंस और उस समय का एक प्रकार से स्थिति क्या थी, तो सबसे पहले आपको उस समय की सिचुएशंस के बारे में जानकारी ग्रहण करनी होगी। अगर उस समय की सिचुएशन, चूंकि उस समय की सिचुएशन दूसरी थी, उस हिसाब से वो नियम कायदा बनाया गया था, मापदंड सेट किया गया था, लेकिन आज हम उसको पढ़ रहे हैं तो इस स्थिति में आज हो सकता है वो नियम, वो मापदंड, वो प्राकल्पना, वो परिकल्पना आज वर्तमान में प्रासंगिक ना हो, लेकिन उस समय प्रासंगिक थी। तो इसीलिए जब आप सांख्यिकी का अध्ययन करें तो सिंपल सी बात है, वो आप जो है कैसे करेंगे, वो संदर्भ के अभाव, मतलब संदर्भ एक प्रकार से लेकर के पढ़ेंगे। संदर्भ के अभाव मतलब अभाव माने होता है कमी, तो संदर्भ को ध्यान में रख करके आपको इसकी गणना करनी चाहिए। संदर्भ यानी किस समय के बारे में बात हो रही है, उस समय के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो मतलब बिना अगर संदर्भ के आप इसको पढ़ेंगे तो आपको अटपटा लगेगा, आपको सरल या सहज नहीं लगेगा, या आपको लगेगा ये चीज़ें गलत है, तो ऐसे में आप भ्रमित हो जाओगे, आपको जानकारी असत्य लगेगी। चूंकि उस समय वैसी सिचुएशन थी तो वो चीज़ उस समय के लिए सही थी, और आज चूंकि समय परिवर्तित हो गया इसलिए वो चीज़ें उतनी सही नहीं है जितनी उस समय सही थी। क्लियर। तो ऐसी स्थिति में आपको संदर्भ जानना जरूरी है कि भाई किस समय ये नियम बनाया गया था, किस समय चीज़ें दी गई थी। क्लियर। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आपने इसकी सीमाओं के बारे में समझा, सांख्यिकी की ये सीमाएं थी। अच्छा, सांख्यिकी में कुछ नियम होते हैं, जैसे सांख्यिकी में प्रतीक आपको दिख रहा है यहाँ पर, सांख्यिकी में प्रतीक। अब प्रतीक का मतलब सीधा सा होता है सांख्यिकी में, जैसे कि कुछ सिंबल होते हैं, कुछ मतलब कि कुछ एक प्रकार से सिग्मा हो गया, एफ हो गया, ये सब एक प्रकार से होते हैं जो कि आपको सांख्यिकी में आगे चल करके मिलेंगे। तो उन्हीं का मतलब क्या होता है ये आपको थोड़ा सा जान लेना है। जैसे कि सिग्मा का मतलब होता है योग यानी कि जोड़। सिग्मा अगर कहीं पर मिले, सिग्मा मतलब होता है ये, ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आपको एक शब्द मिले जैसे कि ये चिन्ह जो है आप सभी लोग जानते हैं किसका चिन्ह है, ये चिन्ह बराबर का चिन्ह है। इसके अलावा अगर बताऊं आपको ये चिन्ह किसका है, ऐसे चिन्ह अगर लगा हुआ है तो ये किसका चिन्ह है, ये एक प्रकार से ये बराबर नहीं है, यानी कि डज नॉट इज इक्वल टू। ठीक है। इसके अलावा अगला जो चिन्ह आपका आ जाएगा, अगले चिन्ह की अगर मैं बात करूं, अगर वहीं पर मैं चिन्ह लिखना चाहूँ आपके समक्ष, जैसे कि एक चिन्ह होता है ये इस चिन्ह का मतलब होता है, जैसे ये इधर वाला जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। ठीक है, इज ग्रेटर देन फला, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, यानी इसमें आप बताएं ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो ए जो है बराबर है बी के या फिर बड़ा है। ठीक है, ए जो मतलब बी जो है वो या तो ए के बराबर है या फिर ए से बड़ा है, दो सिचुएशन। लेकिन अगर यहीं पर लिखा जाता ए इज लेस देन बी, तो इसमें हो गया था कि जो बी है वो ए से या तो बराबर है या फिर ए से छोटा है बी। ठीक है, ये दोनों चिन्ह आप समझ में आ गए, ये चिन्ह और ये चिन्ह। क्लियर। ये सारे चिन्ह होते हैं। इसके अलावा और भी चिन्ह यहाँ पर नीचे मैंने लिखे हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसे करके मिले, एक्स वाई जेड का मतलब सीधा सा होता है कोई मान या कोई चर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एन एक प्रकार से लंबी लाइन नीचे, फिर एन 2 लंबी लाइन, फिर एन 3 लंबी लाइन, ये होता है जो है आच्छादन
का प्रतीक, किसका प्रतीक होता है भैया, आच्छादन का प्रतीक होता है। इसके अलावा ये जो स्मॉल एफ होता है, स्मॉल एफ इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो आवृत्तियों को लेकर के प्रयोग किया जाता है। स्मॉल एफ का मतलब होता है आवृत्तियां, ठीक है। इसके अलावा जो सिग्मा एफ, सिग्मा स्मॉल एफ का मतलब होता है आवृत्तियों का योग, जो भी आवृत्तियां दी गई हैं, जो भी संख्याएं दी गई उन सभी का जोड़ जो होता है उसको बोलते हैं सिग्मा एफ, ठीक है। सिग्मा का मतलब जहां पर लग जाए उसका मतलब जोड़ होता है। और कैपिटल एफ का मतलब होता है संचयी आवृत्तियां। संचयी आवृत्तियों को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है। और कैपिटल एक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, प्राप्तांकों से। प्राप्तांक क्या होता है, एक्स होता है, बड़ा एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स। इसके अलावा अगर बात की जाए, जो कैपिटल एन होता है वो अंकों की संख्या प्रदर्शित करता है। कैपिटल एन मतलब अंकों की संख्या, कितनी संख्याएं उसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा मॉड एक्स, अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स, एक्स के ऊपर ये लगा हुआ है, इसका मतलब है मॉड एक्स या एक्स बार, ठीक है, समझ रहे चीज़ों को। इसके अलावा अगर आपका लिखा हुआ है सिग्मा एक्स, सिग्मा कैपिटल एक्स बटे मतलब एक्स, तो ये होता है औसतांक, ठीक है, जिसको आप यम से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा एक्स को आप औसतांक से विचलन भी प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एक्स को, और प्राप्तांक भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। औसतांक से विचलन एक्स को कहते हैं और एक्स को ही प्राप्तांक कहते हैं, ठीक है। और डी, जो स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी जो होता है उसको काल्पनिक औसतांक से विचलन बोलते हैं। स्मॉल डी का क्या मतलब होता है, काल्पनिक औसतांक से विचलन का सिंबल है स्मॉल डी। तो स्मॉल डी जो कहीं पर लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है काल्पनिक औसतांक से विचलन की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर के आप लोगों ने आज की वीडियो के माध्यम से सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, शिक्षा एवं मनोविज्ञान में महत्व और सीमाएं उसकी, और प्रकार तथा प्रतीक, प्रकार तथा प्रतीक, सब चीज़ों को समझा। यानी कि यूनिट नंबर 1 जो है आपकी यहाँ पर समाप्त हो गई, ठीक है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों की यहाँ पर समाप्त हो गई। निश्चित तौर पर यूनिट 1 से चैप्टर 1 सब समाप्त हो गया। लगभग 3-4 चैप्टर आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। अच्छा, जब दूसरी वीडियो इसकी मैं बनाऊंगा तो यूनिट 2 की बनाऊंगा और उसको चैप्टर 2 में नाम दूंगा, क्योंकि मेरे चैप्टर का सीधा सा मतलब होता है सिलेबस में कैसा भी चैप्टर है उससे मुझे मतलब नहीं होता है, लेकिन चैप्टर मतलब कि जितने वीडियो, मतलब एक वीडियो में मैंने जितना पढ़ा दिया उसका मतलब चैप्टर 1, ठीक है, अध्याय 1, और चैप्टर 2 में मैं जितना पढ़ाऊंगा उसका मतलब चैप्टर 2, फिर 3। अब इसमें आप ये मत देखिएगा जो पढ़ा रहा हूँ इतना अगर पढ़ लेंगे, लगभग 20 नंबर यहाँ से आज का पक्का हो गया आपका। कितना नंबर भैया, 20 अंक यहाँ से आपके एकदम से पक्के हो गए कि आपको मिलने एकदम से तय है, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा एक बार, जितना भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फटाफट से आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ इसको, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे तरीके से लेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा जो नीचे लिखा हुआ है। वह स्क्रीनशॉट, चलिए, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।